प्रभात सभी बच्चों। आज नैतिक शिक्षा है तुम लोगों की। आज प्रथम दिन, सप्ताह का प्रथम दिन तुम्हारे लिए मॉरल एजुकेशन। पिछली पिछले क्लास में हम लोगों ने संस्कृत भाषा के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग राजभाषा हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका पाठ का नाम हम लोग लिख लें। क्या है पाठ का नाम? पाठ का नाम क्या है बच्चों? राजभाषा हिंदी। तो ये ये है राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी। ओके, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हिंदी है। अच्छा, ओके। राष्ट्रभाषा हिंदी, ठीक है। अब सही है ना? ओके। राष्ट्रभाषा हिंदी क्या तुम लोग को दिखलाई दे रहा है? हाँ। अब बोर्ड की तो आवश्यकता नहीं है अभी। बोर्ड का काम रहेगा तो हम लोग बोर्ड का काम करेंगे। अभी हम लोग ये पढ़ें राष्ट्रभाषा हिंदी। आप लोग में से कोई एक इसका पाठ वाचन करें। किताब है आप लोगों के पास? हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। अच्छा। अच्छा, एक मिनट। किसी राष्ट्र के समस्त देशवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावना को भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा आवश्यक है। तो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा आवश्यक है, जिसको कि राष्ट्रभाषा बनाई जाए। इस बात से कोई बुद्धिमान इनकार नहीं कर सकता। जहां लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते, वहां उनमें परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न होना असंभव है। भारत की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो जिसे हम पूर्णतया अपनावें और जिसका प्रसार समस्त राष्ट्रवासियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए करें। इस नियम पर भारत की संविधान सभा में गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। अंत में 14 सितंबर
1949 को यह निश्चय किया गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो। तो वहां ये निश्चय किया गया कि राजभाषा हिंदी हो और लिपि देवनागरी हो। भारत के संविधान निर्माण काल में देश के सभी नेताओं ने सर्व सम्मति से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी यहाँ के हिंदी की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। सभी इस पक्ष पर एक मत थे कि अंग्रेजी यहाँ की भाषा नहीं हो सकती। इसके पश्चात प्रश्न उठा कि हिंदी के किस रूप को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाए। इसके बाद यह प्रश्न उठा कि किस रूप को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाए। तो दो प्रकार के रूप थे, एक हो गया संस्कृत निष्ठ और दूसरा हो गया हिंदुस्तानी रूप में। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में थे, अर्थात तत्सम भाषा के पक्ष में थे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? वो एक फ्रीडम फाइटर थे और उत्तर प्रदेश के ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन्होंने पार्टीशन के समय जब हिंदुस्तान का विभाजन हो रहा था तब इनका उसमें बहुत इसके विरोध में, हिंदुस्तान के विभाजन के विरोध में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और वे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे और राजभाषा हिंदी के हितैषी थे। वह नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो और हिंदी को वो सर्वव्यापी राष्ट्र में बनाना चाहते थे। तो वो संस्कृत निष्ठ हिंदी के ही पक्ष में थे। तो देखो, संस्कृत निष्ठ रूप को हो या हिंदुस्तानी रूप, यह आपस में ये लोग का मतभेद था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में थे, अर्थात इसमें संस्कृत शब्द ही रहे, यह उनका विचार था, यह उनका उद्देश्य था। वे चाहते थे कि संस्कृत निष्ठ रूप ही राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में रहे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। वे संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में नहीं थे, वे हिंदुस्तानी हिंदी के पक्ष में थे। तो अब क्या हुआ, कोई निर्णय न हो पाने की स्थिति में मतदान हुआ। अब कि कौन सी हिंदी बनी रहे, हिंदुस्तानी बनी रहे या संस्कृत निष्ठ हिंदी बनी रहे, इसके रूप में क्या हुआ, इसके लिए मतदान हुआ। हिंदी का संस्कृत निष्ठ रूप एक मत से विजयी हुआ, एक मत से जीता वो कि संस्कृत निष्ठ रूप रहे और एक मत में रहे, एक मत से विजयी हुआ। तो कौन था ये एक मत देने वाला? वो थे गुरमुख सिंह मुसाफिर। ये पंजाबी लेखक थे और ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने 1966 और 67 तक। वो पंजाबी में लिखते थे लेकिन हिंदी के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। 1966 और 67 के बीच वे पंजाब में मुख्यमंत्री बने और वे पंजाबी में ही वे पंजाबी लिखते थे। कौन? गुरमुख सिंह मुसाफिर। हाँ, अब यहाँ पे मैं एडमिट कर रही हूँ बच्चों को और मुझे म्यूट करना पड़ेगा आप सबको। बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं।
बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। तो एक मत से संस्कृत निष्ठ हिंदी जीत गई। और तो उसमें किसने अपना योगदान दिया? गुरमुख सिंह मुसाफिर ने। उसके बाद गुरमुख सिंह मुसाफिर का था वह एक मत जिन्होंने अपना हाथ बाद में खड़ा किया था। हिंदी के पक्ष में उन्होंने बाद में अपना हाथ खड़ा किया था। इस एक मत को कुछ साल बाद पराजित महारथियों ने इस रूप में प्रचारित किया कि हिंदी तो एक मत से जीती थी, हिंदी तो एक मत से जीती थी, यहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी बनती यदि ज्ञानी गुरुमुख सिंह जी हिंदी के पक्ष में अपना मत न देते। ठीक है, जबकि तथ्य यह है कि राष्ट्रभाषा हिंदी बने या अंग्रेजी बने ऐसा कोई विवाद ही नहीं था और न इस संबंध में मतदान ही हुआ था। बाद में इस बात को खारिज कर दिया गया कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी, ऐसा कोई मतदान नहीं हुआ था। खैर, राजर्षि टंडन अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। राजर्षि टंडन कौन थे? वे राष्ट्र के विभाजन के विरोध में थे और वे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे और वे हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता भी थे और उत्तर प्रदेश के थे। अब देखो, उन दिनों कांग्रेस पर उनकी पकड़ भी नेहरू जी से अधिक थी। ये जो राजर्षि टंडन थे, इनकी पकड़ कांग्रेस पर नेहरू जी से भी अधिक थी। अब उसके बाद नेहरू जी 10 वर्ष अंग्रेजी बनी रहने का हठ करने लगे। इधर टंडन जी टस से मस न हो रहे थे। ऐसे में बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा सेठ गोविंद दास ने, ये सारे कांग्रेस के थे नेता, तो क्या हुआ कि राजर्षि टंडन वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी को छूट मिले, वो टस से मस नहीं हो रहे थे। तो कांग्रेस के जो 2 और नेता थे वो कौन थे? सेठ गोविंद दास और बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये लोग इनके चरण पकड़ लिए राजर्षि टंडन जी के और ये बेचारे हार गए। और उन्होंने क्या किया? ऐसे में बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा से इन्होंने चरण पकड़ लिए और उनसे पंडित नेहरू जी की 10 साल अंग्रेजी बनी रहने की हठ मान लेने की प्रार्थना की और कसम खाकर कहा कि हम 15 साल के बाद अंग्रेजी को और छूट नहीं देंगे। तब टंडन जी नेहरू जी की हठ मानने को राजी हो गए। अंग्रेजी को 15 साल की छूट दे दी गई। तो सब जगह अंग्रेजी का ही बोलबाला, राष्ट्रभाषा, सारी राजकार्य अंग्रेजी में किए जाने लगे, लेकिन उसे सिर्फ 15 साल की छूट दी गई थी। बाद में हिंदी को ही वापस आना था। अब देखो आगे क्या होता है। ये 15 वर्ष सन 1965 में पूरे होते, किंतु उससे पूर्व राजर्षि टंडन और बालकृष्ण शर्मा नवीन स्वर्गवासी हो गए। अकेले सेठ गोविंद दास बचे। नेहरू जी ने सन 1960 में सन 65 के बाद अंग्रेजी बने रहने का विधेयक लोकसभा के पास कराया और समस्त कांग्रेसी सदस्यों को इसके पक्ष में मतदान करने का सचेतक भी जारी कराया। अकेले सेठ गोविंद दास को उनकी प्रतिज्ञा का विचार करके इस सचेतक से छूट दी गई। सेठ गोविंद दास ने इस विधेयक को डट कर विरोध किया था, लेकिन वह हुआ वही जिसकी आशंका राजर्षि टंडन को थी। तो राजर्षि टंडन तब तक जीवित नहीं थे, उन्हें तो आशंका थी कि अंग्रेजी बनी रहेगी और वही हुआ। वास्तव में हिंदी सारे भारत, तो उसके बाद से
हिंदी को उतना महत्व नहीं मिला। अंग्रेजी का बोलबाला तब से ही रह गया। वास्तव में हिंदी सारे भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। श्री राहुल सांस्कृत्यायन ने यह प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया कि सारे भारत के मठों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़ों का हिसाब किताब, चाहे ये पूर्व के हो या दक्षिण या पश्चिम के, आज से 2000 पहले ही भी हिंदी में ही चलता था। राहुल सांकृत्यायन कौन थे? वो ट्रैवलर थे। वो घूम घूम करके उन्होंने पूरे भ्रमण किया था पूरे देश का, और बहुत बड़े वो साहित्यकार थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया। वे बहुत बड़े विद्वान थे और उन्हें घूम घूम कर ट्रैवलर कहा जाता है। बहुत उन्हें घूमते रहने की उनका स्वभाव था। घूम घूम कर वह सब कुछ देख करके, समझ करके, और वो किताबें लिखते थे। इसके कारण उन्हें बहुत ज्ञान था। सभी जगह की वास्तविकता उन्हें पता थी। राहुल सांकृत्यायन को 1800 के बिल्कुल 1895 या कुछ ऐसे ही कुछ उनके जन्म का समय है। और तो वो बहुत बड़े विद्वान थे। ट्रैवलर के नाम से जाने जाते थे। और उन्होंने किताब भी लिखी थी, घुमक्कड़ करके उनकी एक किताब भी थी। तो घूम घूम करके वस्तु की जानकारी ले करके, सच्चाई की जानकारी ले करके उन्होंने हिंदी साहित्य लिखा। तो अब उन्होंने कहा है कि सब जगह 2000 साल पहले भी हिंदी में ही चलता था, दक्षिण से पश्चिम तक, और सब तरफ हिंदी का बोलबाला था। वह सारे देश के संपर्क की भाषा थी। संत सिपाही दशमेश गुरु गोविंद सिंह सारे देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता का स्वप्न संजोए हुए थे। वे इसी निमित्त शिवाजी के पुत्र संभाजी से मिलने दक्षिण गए थे। गुरुजी ने खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले अपने अनुयायियों को जो जयघोष प्रदान किया, वह सारे देश के विचार से हिंदी में था और आज भी हिंदी में ही लगाया जाता है। तो आज भी वो हिंदी में लगाया जाता है। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। तो इसका क्या अर्थ है? महर्षि गुरु जी का दशम ग्रंथ भी जफरनामा छोड़कर हिंदी में ही है। महर्षि दयानंद ने गुजराती होते हुए भी हिंदी को अपनाया और अपने ग्रंथ हिंदी में लिखे। उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा के नाम से पुकारा और सभी देशवासियों को इसे पढ़ने की सलाह दी। उनके पश्चात आर्य समाज ने हिंदी के प्रचार के लिए अनथक कार्य किया। हिंदी में समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकाली। दक्षिण भारत, फिजी और मॉरिशस, अफ्रीका इत्यादि में भी आर्य समाज के प्रचारकों ने हिंदी प्रसार में बड़ा काम किया। हिंदी के साहित्य के निर्माण के कार्य में आर्य विद्वानों का बहुत ही प्रशंसनीय भाग रहा है। उनमें से बहुतों को अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक और केंद्रीय एवं प्रादेशिक संस्कारों से पुरस्कार प्राप्त हुए।
हैं। यह तथ्य भी नहीं भुलाया जा सकता कि महर्षि दयानंद से हिंदी में बोलने तथा लिखने का अनुरोध बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने किया था। इसके पहले दयानंद हिंदी और संस्कृत और गुजराती बोलते थे और लिखते भी थे संस्कृत में, परंतु ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने इन्हें प्रेरित किया हिंदी में लिखने तथा बोलने के लिए। किसे प्रेरित किया? दयानंद जी ने। तो बंगाल से बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हुए हैं। पार्टिसिपेंट्स आरव ये बताओ। आरव, मैंने तुम्हें अनम्यूट किया है। बंगाल के कोई सोशल रिफॉर्मर का नाम बताओ, अभी तुमने पढ़ा है। राजा राम मोहन रॉय, यस, वेरी गुड। और रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये केशव चंद्र सेन का तो तुमने पढ़ा ही अभी। क्या इन्हें बोल सकते हो? स्वामी विवेकानंद, सोशल रिफॉर्मर हुए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो भी बंगाल के थे, ठीक है। और इनके रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का क्या नाम था? देवेंद्रनाथ टैगोर कि सत्येंद्रनाथ, ये तुमको कंफर्म करना है। तो ये बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर बंगाल में हुए। केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारे वहां के सोशल रिफॉर्मर थे। अच्छा, माइकल मधुसूदन दत्त, उनकी भी जो कविता थी वो भी बहुत मतलब कहा जाए कि क्रांतिकारी थे। बहुत ही रिच है। राष्ट्र के उत्थान में बंगाल, तब उस समय में बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। कईयों का जन्म तो कहाँ हुआ था? आज के बांग्लादेश में। ये केशव चंद्र सेन वहीं के थे, बंगाल के थे। वहां से देवनागर नाम का जो पत्र निकलता था वह हिंदी के साथ देवनागरी का भी प्रचार करता था। बंगाल के लिए भी वह देवनागरी लिपि चाहते थे। स्वामी दयानंद उस समय तक संस्कृत में बोलते थे। इस अनुरोध के बाद वे हिंदी में बोलने लगे। तो केशव चंद्र सेन ने अनुरोध किया, उसके बाद से स्वामी दयानंद हिंदी में बोलने लगे। हिंदी किसी एक क्षेत्र की भाषा न होकर समूचे देश की भाषा है। यदि हम चाहते हैं कि संसद में समूचे राष्ट्र की भावनाएं व्यक्त हो, हमारा लोकतंत्र गूंगा न रहे, हम दूसरे देशों के ज्ञान की झूठन को ही सब कुछ न समझते रहें, तो हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाए बिना कोई चारा नहीं। इसके साथ इसकी छोटी बड़ी बहनों का भी सम्मान बढ़ाना होगा। मतलब क्या है छोटी बड़ी बहनों का सम्मान? मतलब क्या है इसका अर्थ क्या है? हिंदी की छोटी बड़ी बहन का मतलब है अन्य भाषाओं का भी सम्मान बढ़ाना होगा, ठीक है। आर्यन 8D, आर्यन अनम्यूट किया। आशीष कुमार अनम्यूट किया मैंने तुम्हें। दिव्यांश अनम्यूट किया। कुशाग्र कश्यप, देखो मैंने बहुतों को अनम्यूट किया है कि प्रश्न पूछा जाए। अच्छा, इसके साथ इसकी छोटी बड़ी बहनों का भी सम्मान बढ़ाना होगा, किंतु
अंग्रेजी की कुर्सी उल्टाए बिना यह सब संभव नहीं है। अतः अंग्रेजी हटाओ, स्वदेशी भाषाएं अपनाओ, यह भावना जन जन के हृदय में उत्पन्न करनी होगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी है। देश के आजाद होने पर बीबीसी लंदन के अधिकारी गांधी जी से ऐसा संदेश लेने पहुंचे थे जिसे रेडियो पर सुनाना चाहते थे। उन दिनों तक बीबीसी से हिंदी प्रसारण नहीं होते थे। परिणाम यह हुआ कि गांधी जी ने कोई संदेश नहीं दिया, या उन्हें यह कहकर लौटा दिया, दुनिया को भूल जाना चाहिए कि गांधी अर्थात भारत अंग्रेजी जानता है। गांधी जी तो कहा करते थे कि यदि मेरे हाथ में देश की बागडोर होती तो आज की विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना बंद कर देता। वह हिंदी के बड़े ही हिमायती थे और अगर उनके हाथ में सारी बातें होती तो वो विदेशी भाषा में शिक्षा प्रसार नहीं होने देते। सारे अध्यापकों की स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता। सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषा अपनाने को मजबूर कर देता। जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों को तैयार किए जाने का इंतजार न करता। विद्वत शिरोमणि डॉक्टर रघुवीर की मान्यता थी कि जब तक भारतवर्ष में अंग्रेजी का प्रयोग होगा तब तक भारतीय जनता और भाषाएं एक दूसरे के समीप नहीं आ सकेंगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि मेरा यह सुनिश्चित मत है कि विदेशी भाषा के अनिवार्य रहते हमारे शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का विकास नहीं हो सकता। तो यहाँ पर विद्वत शिरोमणि डॉक्टर रघुवीर के मत भी लिखे गए हैं कि जब तक भारतवर्ष में अंग्रेजी का प्रयोग होगा तब तक भारतीय जनता और भाषाएं एक दूसरे की समीप नहीं आ पाएंगी। मतलब कि एकजुट नहीं हो पाएगा, एकता नहीं रह पाएगी, यह उनका मानना था। डॉक्टर रघुवीर की यह मान्यता थी। मेरा यह सुनिश्चित मत है कि स्वदेशी भाषा के अनिवार्य रहते हमारे शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का विकास नहीं हो पाएगा। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी को अनिवार्य रखना स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी को अनिवार्य रखना राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतिकूल है। प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाए नहीं बल्कि घमंड करें। यह सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दें जिनके माँ बाप शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज रहे हों। तो हमें लज्जित नहीं होना चाहिए कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी जानना तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो उसके लिए लज्जित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यही मत था। अब देखें, आज कहने को हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु उसे वह स्थान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वह अधिकारिणी है। वैसा स्थान उसे नहीं मिल पा रहा है। हिंदी भारतीयों की भावात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। यह भारत की आत्मा है। तो हिंदी को आज भी वह स्थान नहीं मिला है जिसकी वो अधिकारिणी है। राजर्षि टंडन अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की छूट देना क्यों नहीं चाहते थे? तो इसका उत्तर यह है कि अगर उसे छूट दिया जाता तो वह उनकी इच्छा इसलिए नहीं थी कि अगर उस अंग्रेजी को राष्ट्रव्यापी भाषा के रूप में मान्यता दे दी जाती तो वह हमेशा के लिए इस देश में घर कर जाती। लेकिन
छूट देने पर वह हिंदी को वह स्थान नहीं मिल पाता, लेकिन वही हुआ, जिसका डर था उसे छूट दे दी गई और हिंदी को वह स्थान नहीं मिला। उन्हें जो डर था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता नहीं मिल पाएगी, उतना सम्मान नहीं मिल पाएगा, तो वही हुआ। इसीलिए वह इस अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हिंदी ही घर करके रह जाएगी इस राष्ट्र में। आज देश में हिंदी का जो स्थान प्राप्त है उसकी समीक्षा करें। कुछ बताओ, कुछ बताओ। हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं है ना, उसे स्थान प्राप्त नहीं है। वह एक देश को एक सूत्र में पिरोने का काम नहीं कर पा रही है, जबकि 2000 वर्ष पहले भी इसका स्थान था, लेकिन इसे वह स्थान नहीं मिल पा रहा है। यही कहा जा रहा है कि यदि हिंदी किसी एक क्षेत्र की भाषा न होकर समूचे देश की भाषा नहीं बन पाई, समूचे राष्ट्र की भावनाएं व्यक्त करने के लिए सक्षम नहीं हो पाई। ठीक है। महर्षि दयानंद से हिंदी अपनाने का आग्रह किसने किया? किसने किया बताओ? दयानंद को हिंदी अपनाने का आग्रह किसने किया? केशव चंद्र सेन ने किया। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने दयानंद से आग्रह किया कि आप हिंदी में भाषण दीजिए, हिंदी में लिखिए, हिंदी में बोलिए। महात्मा गांधी ने बीबीसी को भारत के आजाद होने पर अपना संदेश प्रसारित करने के लिए क्यों नहीं दिया? कोई बताएगा? कोई बताएगा कि महात्मा आरव, तुम ही बोलो। आरव, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। उस समय बीबीसी से हिंदी का प्रसारण नहीं होता था और ये अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहते थे, अपना संदेश नहीं देना चाहते थे। इस कारण उन्होंने अपना संदेश प्रसारित नहीं किया।